उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। एग्जामिन द एम्बिशन ऑफ बिहार इन इथेनॉल प्रोडक्शन, हाउ फार हैज द गोल बीन अचीव्ड, हाउ वुड इट इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन बिहार। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में बिहार का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको एग्जामिन कीजिए और कहाँ तक हम लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। तो ये सवाल 7 या 8 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग ब्रीफ में जवाब देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। और अगर 38 मार्क्स का पूछा जा रहा है जैसा कि पिछली बार कुछ क्वेश्चंस था, उस केस में हमें डिटेलिंग करनी होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम है। हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन कभी कभी इंट्रोडक्शन और बॉडी का एक मिश्रण हो सकता है। कभी कभी हम लोग कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड भी बताते हैं कि इसमें और क्या क्या बेटर किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आएगा, बट इथेनॉल प्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मान करके चलिए कि देयर इज़ मोर देन 50% चांसेस कि इथेनॉल प्रोडक्शन पे सवाल किसी न किसी रूप में आएगा। तो कंसेप्ट मालूम होने चाहिए और उन कंसेप्ट को आंसर शीट पर किस तरीके से उतारना है ये क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। तो हमने जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिया है उसी लैंग्वेज में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिया गया है ताकि अगर कुछ रियल एग्जामिनेशन में अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जा रहा है तो आप उन कंसेप्ट को यूज कर सकें। ज़्यादातर चीज़ों को मैं इसमें कंसेप्ट नहीं बोलूँगा, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं और थ्योरेटिकल चीज़ें तो काफ़ी ईजी हैं। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, इथेनॉल क्या होता है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देंगे। देन इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट अभी क्यों इथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है फ्यूल के साथ, पेट्रोलियम के साथ, और इनको ब्लेंडिंग की जा रही है। और अब हम लोग व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा अभी जो भारत स्टेज नॉर्म्स जो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, भारत स्टेज 6, फिर अभी 6A आ रहा, तो उनमें यूज हो रहा है। उसके बाद इथेनॉल प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन कम्स बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि बिहार ही क्यों, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बिहार ही क्यों ज़रूरी है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो बिहार के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो दोनों के लिए जो बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है सेम है और लैंग्वेज एज ऑलवेज क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बताएंगे कि बिहार के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं। शायद दूसरे स्टेट के लिए ये अचीव करना उतना आसान ना हो जितना कि बिहार के लिए है, तो उसके लिए क्या एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। देन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इसमें मतलब किस तरीके से भागीदारी निभा रही है, वो लोग किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। देन कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट हुए हों और जो चल रहे हैं उनके बारे में हमें बताना होगा, जो कि डेटा बेस्ड पार्ट है और इस पार्ट पर ज़रूर मार्क्स रहेंगे। जस्ट बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। देन इसमें बिहार का क्या फ़ायदा होगा ये बताना इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, क्योंकि सवाल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पूछा गया है। और जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए, मतलब कंक्लूजन जो है वे फॉरवर्ड के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट आप ऑलरेडी कवर कर लेंगे इंट्रोडक्शन और बॉडी में। तो जो लास्ट में बचेगा वो वे फॉरवर्ड के लिए ही बचेगा। आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे इथेनॉल एक सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लैंग्वेज जिन लोगों का इंग्लिश है उन लोगों के लिए वेल एंड गुड, जिन लोगों का हिंदी है वो भी एक स्ट्रक्चर को समझ लें। और चूँकि मैं हिंदी में ही नरेट कर रहा हूँ, कुछ शब्द अंग्रेजी में होंगे तो उतना अंग्रेजी तो आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आती ही होगी। इसमें इनको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो कीवर्ड्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा आप एक बार गो थ्रू कर लें
क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको जो इंटरनेट में मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा, वो अंग्रेजी में होती है। हिंदी में जो पब्लिश कंटेंट है, खास करके न्यूज़पेपर में, वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता है। कोशिश करें कि इन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद आप अपने शब्दों में सही से सजा कर लिख सकते हैं। तो इथेनॉल का हम लोग बेसिक डिफिनीशन बता दिए हैं। एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, C2H6O बोल सकते हैं, या फिर C2H5OH इस तरह से लिखते हैं। C2H5OH इज मोर टेक्निकली बेटर वर्ड, बेटर फॉर्मूला। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो इथेनॉल के फ्यूल में ब्लेंडिंग की जा रही है। अगर ये 38 मार्क्स का है तो आप ये भी बताएं कि भारत स्टेज जो अलग अलग डिफाइन हुए हैं उसमें कितना इथेनॉल ब्लेंडिंग परमिट किया गया है। अगर 7 मार्क्स का है तो फिर आप इतना ही लिख करके आगे बढ़ें। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या स्कीम है, तो ऑब्वियसली एक मेजर बेनिफिट जो इंडिया को एज ए नेशन हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग से, कि हम लोगों को फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेकर बचेगा, हम लोग पैसे कम बाहर भेजेंगे तो हमारे रुपये की रेजिलियंसी बढ़ेगी, हमारा रुपये कम गिरेगा अगर हम पैसे को बाहर कम भेजेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मनी जो है प्रोडक्ट के अलावा हम प्रॉफिट के लिए भी देते हैं। जो भी कंट्री हमें बेच रहा है ऑयल, वो ऑयल की वैल्यू प्लस प्रॉफिट लगा कर देती है, तो जो उनका प्रॉफिट होता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारी करेंसी पे असर पड़ती है। लेकिन फ्यूल चूँकि एनर्जी की सबसे बड़ी नीड होती है, इसलिए हम लोगों को वो खर्च करना पड़ता है। अगर हम वो नीड को, डिपेंडेंसी को दूसरे देशों से हटाकर अपने ही देश में डोमेस्टिकली पूरा करने लगे तो दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर नेशंस इकोनॉमी। हालांकि क्वेश्चन है बिहार की इकोनॉमी पे, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैंने बस समझाने के लिए बता दिया कि फ्यूल इंपोर्ट करने के बजाय इथेनॉल प्रोडक्शन क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो दिस विल सेव फॉरेन एक्सचेंज। ये वाला पार्ट जो है मैंने PIB से लिया है। इसमें आपने ये दोनों पॉलिसीज़ को ध्यान में रखें, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। तो इसमें हमारा टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए बाय द ईयर 2030। लेकिन कुछ कारणों से ये जो टारगेट है इसको 2025 में ही शिफ्ट कर दिया गया है। एक्चुअली हम लोग 10% का टारगेट अचीव कर लिए हैं और अभी ईयर 23 चल रहा है। सो गवर्नमेंट चाह रही है, एक्चुअली ये 22 में ही अचीव कर लिया गया था 10% टारगेट। सो अब 20% टारगेट अचीव करने के लिए 2030 तक क्यों वेट करना, थोड़ा पहले ही करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है। सो ये डिटेल मैंने बताया कि टारगेट ऑफ 10% हैज़ बीन अचीव बाय नवंबर 2022। आप ये डिटेल्स एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो आप ये वाला पार्ट देखें इसके आगे कि सेंटर और स्टेट किस तरह से बिहार को हेल्प कर रहे हैं। तो बिहार ने स्वयं ही टारगेट लिया है कि ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 9 प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें कि 1500 किलो लीटर्स पर डे ये प्रोड्यूस कर पाएँ। देन इन्होंने इसके लिए एक बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 भी फॉर्मुलेट किया है, और ये चाह रहे हैं कि इसको एज ए सक्सेस स्टोरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को दिखाया जाए, जिसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट किया है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, और ये दिसंबर में होने वाला है। इनफैक्ट मेंस का पेपर जब भी हो, आप उस समय भी इन चीज़ों पे ध्यान देते रहें, क्योंकि ये एक लेटेस्ट न्यूज़ और हॉट न्यूज़ बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ने 47 इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को बिहार में अप्रूव कर दिया है, और इसके लिए सॉफ्ट लोन इंटरेस्ट सबवेंशन टू शुगर मिल्स
इंटरेस्ट सब्वेंशन क्या होता है, मतलब आप जो भी लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी या वेव ऑफ करेगी, मतलब एज पर पॉलिसी इट विल डिपेंड। तो इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम भी लाया है इसके लिए। देन इस पॉइंट को आप ऊपर डाल दें, मैं चूँकि आइडियाज़ कलेक्ट कर रहा था, ये पॉइंट नीचे आ गया है। इसमें बिहार जो है पहले शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था, अब ये खिसकते हुए 6th पोजीशन पे आ गया है। तो पहले ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था और यहाँ हमारे पास काफ़ी अन्य क्रॉप्स भी उगते हैं, जैसे कि शुगर केन, मक्का और काफ़ी बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे कि ब्रोकन राइस वगैरह। तो इन सभी में पोटेंशियल है कि ये इथेनॉल प्रोडक्शन को काफ़ी बूस्ट करेगा। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो आप उसको फिर से लिंक करते हुए यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबल रॉ मटेरियल्स और ये पॉलिसी दोनों मिलकर के एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें कि हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस कर पाएँ। पिछले 3 सालों में 9.32 करोड़ का इथेनॉल इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया गया है। इसमें 4 प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेसेस में हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी डिस्टिलेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी को ऑलरेडी इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम दिया गया है। इट मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई स्कीम तो आ गया और किसी को कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ये मिल रहा है। आप जब भी एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो काफ़ी पॉजिटिव नोट में लिखें, जिन जो चीज़ें पॉजिटिवली की गई हैं उसको इस तरह से दर्शाएं कि चीज़ें ग्राउंड पे हो रही हैं, मुझे पता है। तभी मतलब एग्ज़ामिनर को लगेगा कि नहीं, कैंडिडेट काफ़ी फोकस दे रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ पे। अगर जहाँ पे नहीं लग रहा तो वहाँ पर ये भी लिखना है कि भाई स्कीम बनता है लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। बट इन दिस केस काफ़ी कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो बिहार के लोग कैसे बेनिफिट प्राप्त करेंगे? तो हमारे यहाँ 76% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसमें एक ग्लिच भी है। कहने को तो हमारे यहाँ 76% पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन रियलिटी ये होता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर लेबर मजदूर की तरह वर्क कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में और सीजनली लेबर मजदूर की तरह बाहर चले जाते हैं। तो वो लोग भी अपने आप को ऑफिशियली फार्मर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एग्रीकल्चर में उतना योगदान नहीं दे रहे हैं जितना कि अदर एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं, बट वो वहाँ पे इनरोल नहीं है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर आप वहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखिएगा, मैं जस्ट जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो 76% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये डेटा मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से ही लिया है। इसके बारे में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो बिहार में मोस्टली सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं। फ्रूट का मार्केट जो बिहार का है वो बहुत बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा स्पेशल फ्रूट नहीं है जिसका एक्सपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हों, अदर देन ड्राई फ्रूट जिसको मखाना बोलते हैं। जो भी हमारे यहाँ जो फ्रूट्स हो रहे हैं, गुआवा, वाटरमेलन एंड ऑल, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने इस मेजर प्रोडक्शन में सीरियल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स को ही रखा है। और ये काफ़ी वेदर डिपेंडेंट होते हैं, इनमें प्रॉब्लम ये है। तो कई बार किसानों के साथ ऐसा हो जाता है कि धान का फसल उगाया, धान तो आया, मतलब डेवलप हुआ, लेकिन धान में बाली नहीं आई। या फिर गेहूँ के साथ भी ऐसा होता है, गेहूँ तो उगाया लेकिन गेहूँ में बाली नहीं आई। या फिर ये सब होने के बाद भी कभी पत्थर पत्थर इन द सेंस बर्फ़ के गोले गिर गए, या फिर कभी फ्लड ज़्यादा आ गया तो फिर पौधे सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन पे। तो फिर मतलब वो उसका ज़ीरो वैल्यू रह जाता है। जब इथेनॉल प्लांट्स लगेंगे तो किसान उसको भी बेच पाएँगे, जो कि सड़-गल जा रहे हैं पौधे, जिनसे अनाज नहीं निकल पा रहा है, वो पौधे भी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो उन चीज़ों को इथेनॉल प्रोड्यूसर है वो परचेज़ करेगा। इसके अलावा बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स ऐसा होता है जो कि अभी किसान लोग फेंक दे रहे हैं कहीं पर, वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, जिसमें कि हस्क वगैरह आता है, वो सभी यूटिलाइज हो पाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि चना वगैरह लगाया गया बट कीड़े काफ़ी लग गए, वो मार्केट में बेचने के कंडीशन में नहीं होता है। तो
इन सब चीज़ों को भी इथेनॉल प्रोड्यूसर्स खरीद पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि किसान लोगों को हमेशा फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदना पड़ जाता था। जब इथेनॉल प्लांट लगेंगे तो फिर वो जब मतलब इथेनॉल बनाएंगे, बाकी बचा हुआ अवशेष मटेरियल होगा वो भी फर्टिलाइज़र की तरह यूज किया जा सकता है। तो किसानों को ये काफ़ी फ़ायदा होगा, लोकली अवेलेबल हो पाएगा फर्टिलाइज़र, मतलब लैब बेस्ड फर्टिलाइज़र जो कि बोरी में पैक होकर के कहीं दूसरे स्टेट से आ रहा है, उन सब चीज़ जगहों से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो एक इसमें हिडन पॉइंट ये भी है कि हम लोग टैक्स लीकेजेस भी बचा पाएंगे। टैक्स लीकेजेस मतलब जब भी आप दूसरे स्टेट का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जीएसटी के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक अपने एक पार्ट अपना स्टेट रखता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो अदर स्टेट रखेगा या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। तो अगर हमारे ही स्टेट में फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस हो और हमारे ही स्टेट के लोग कंज्यूम करें तो ये अपने स्टेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। देन अगर जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर कि अगर फसल ख़राब भी हो जाती है तो उसके पौधे बेच करके भी हम लोग कुछ अर्न कर पाएंगे, हमारे किसान भाई लोग कुछ अर्न कर पाएंगे। तो थोड़ा सा रिस्क घटेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब वो पराली या फिर हस्क बेचने से एग्जैक्टली धान के बराबर कीमत मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर मतलब धान का फसल खराब होने पर जीरो हो जा रहा था इनकम, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, कुछ तो मिलेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, हम लोग इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर एम सिस्टम हम लोग और स्ट्रॉन्ग करें, एम सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ये अपने आप में एक और बिग ऐसे बन सकता है। तो मैं उसके निटिग्रिटी में नहीं जाऊँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डिजिटली इनेबल करना चाहिए। ये सब वर्ड आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स रहेगा तो अच्छा लगता है। देन ब्लॉकचेन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, आप मतलब डिजिटल रहेगा तभी ब्लॉकचेन यूज कर पाएंगे। तो ये वर्ड्स आप डाल सकते हैं। जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसको प्योर सरकारी ना रखें, इसको एक स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाएं या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी बोलते हैं, स्टेट लेवल का बनाएं और सैलरी जो है वो कंपनी के प्रॉफिट से लिंक कर दें। ये काफ़ी अच्छा स्कीम होता है, हम लोगों को कुछ प्राइवेट कंपनी से भी सीखना चाहिए। आप जब भी अमेजन हो, इंटेल है और जो भी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे फॉरेन की, वो लोग एक अच्छा खासा कंपोनेंट रखते हैं प्रॉफिट ऑफ कंपनी से लिंक। इसके अलावा ईसॉप का भी स्कीम होता है जिसमें कि कंपनी का कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, और जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होता रहता है शेयर प्राइसेस भी उस तरीके से बढ़ता रहता है। और फाइनली जो है एम्प्लॉयज़ जस्ट एक एम्प्लॉय की तरह नहीं रहता है, उसको कंपनी का शेयर होल्डिंग रहती है तो फिर कंपनी का ऑनरशिप भी फील करता है। तो उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना चाहिए। सैलरी के साथ साथ आप ईसॉप को भी मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के वर्क कर पाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी के लिए करेंगे ताकि कंपनी ग्रो करे, तो फिर वो उनको भी फ़ायदा मिले। अगर सिंपल जैसे टीचर का सरकारी जॉब है तो फिर लोगों के दिमाग में रहता है यार ऑफिस जाएं नहीं जाएं, जा करके भी क्या फ़ायदा, सैलरी उतना ही मिलना। वो मेंटलिटी से हटाना होगा पब्लिक को। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक्ड है, कंपनी से लिंक्ड है, आप उन सभी सवालों के जवाब में इस चीज़ को मॉडिफाई करके डालें। और इनफैक्ट जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएँ तो आप अपने सीनियर्स को भी सजेस्ट करें कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें इस चीज़ को लिंक किया जाए। और इससे फिर बाउंडेशन भी खत्म हो जाएगी। अभी जो बाउंडेशन बनी हुई है कि भाई सरकारी एम्प्लॉय कितना अर्न कर सकता है, कोई 30,000 कोई 50,000 नहीं। जब आपके पास कंपनी का शेयर होगा, जितना कंपनी का शेयर ग्रो करेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंगेजिंग स्टूडेंट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल स्क्रूटनी etc। तो स्टूडेंट्स निष्पक्ष होते हैं और उनका कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। जब भी वो कंपनी में आएंगे तो नए आइडिया के साथ आएंगे और निर्भीक होकर के अपने आइडियाज़ दे पाएंगे, क्योंकि उनका कोई पेरोल किसी से लिंक्ड नहीं है। तो इससे ये भी होगा कि हमारे यहाँ बिहार के अंदर जो भी इंजीनियरिंग और एमबीए वगैरह के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को एक बूस्ट मिल पाएगा, एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल पाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, आप
पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। मैंने अपने हिसाब से काफ़ी पॉइंट्स को कवर कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग बेनिफिट इसका उठा पाएँ। जय हिंद।